हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर आपका 104 है। 103 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कांधार किसके समय मुगल साम्राज्य से निकल गया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। देखिए कंधार की बात की जा रही है, ये किसके समय में जो है कि मुगल साम्राज्य से निकल गया? तो ये निकल गया आपका जहांगीर के समय में। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये लगभग 1622 ईस्वी में ये जो है कि कंधार मुगलों के साम्राज्य से निकल गया। देखिए अगर हम बात करें कंधार की, तो ये जो है कि इसका इतिहास बहुत उथल पुथल रहा है। ठीक है, देखिए हम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह जो है कि फारस के साम्राज्य का भाग था। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में बात करें तो ये मकदूनिया के राजा जो सिकंदर थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण करते समय इनको जीता था। देखिए इसके बनने के बाद से क्या हुआ कि इनके सेनापति सेल्यूकस के अधिकार में आ गया, और कुछ समय बाद सेल्यूकस ने क्या किया कि ये चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो कईयों के अंडर में ये रहा है। ठीक है, लेकिन जहांगीर के समय में मुगल साम्राज्य से ये निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का क्या उद्देश्य था? कम खर्च पर विशाल सेना रखना, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना, राज्य प्रशासन को सुधारना, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार नियंत्रण था उसका क्या उद्देश्य था? तो उसका यही उद्देश्य था कि कम खर्च पर विशाल सेना रखना। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए आर्थिक सुधारों से लेकर के मतलब इसमें सबसे प्रमुख सुधार जो था वो अलाउद्दीन खिलजी की था। ठीक है, देखिए बाजार नियंत्रण का उल्लेख जो है ना, बर्नी की ने अपनी पुस्तक कौन सी तारीख़े फिरोज शाही में किया है। ठीक है, और उसने अपने सैनिकों के वेतन को कम किया। कौन? ये अलाउद्दीन खिलजी ने। कम क्यों किया? कम देखिए कम तो किया ही, लेकिन और क्या किया कि सेना को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जो आवश्यक वस्तुएं थी उनका भी दाम जो है कि निश्चित किए थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बरनी किसके शासनकाल में भारत आया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। बरनी ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था आपका मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसका पूरा नाम है जियाउद्दीन बरनी। ये जो है कि एक इतिहासकार था और राजनैतिक विचारक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब को अंग्रेजी राज्य में किसने मिलाया? हार्डिंग, विलियम बेटिंग, डलहौजी, कर्जन। पंजाब को जो है अंग्रेजी राज्य में किसने मिलाया? तो ये मिलाया आपका डलहौजी ने। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था? आप लोग ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। डलहौजी ने जो है कि अपने कार्यकाल में 16 नवंबर 1848 को लॉर्ड गाफ की अधीनता में जो है कि अंग्रेजी सेना जो थी वो रामनगर चिल्लियोवाल का युद्ध जीता। ठीक है, और ये 29 मार्च 1849 को घोषणा कर दिया कि पंजाब का विलय कर दिया गया। ठीक है, अंग्रेजी राज्यों में। और जो महाराजा दिलीप सिंह जी थे वहाँ के, उनको जो है कि पेंशन दी गई और अंग्रेज़ों ने शासनकाल यहाँ का संभाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? जब कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दिया, जब पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ, जब अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनाई गई, जब वेवेल को वापस बुला लिया गया। देखिए मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस मनाया वो कब मनाया और किस लिए मनाया? तो वो चीज़ें जो हैं, देखिए ऐसा हुआ कि 1937 में आम चुनाव हुआ, उसके बाद से प्रांतों में क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक है, लेकिन कांग्रेस कार्यकारिणी ने 23 अक्टूबर 1939 को बैठक में क्या किया कि अपने मंत्रिमंडलों से
जो सत्ता में थे उनको जो है कि सत्ता से त्याग पत्र देने के निर्देश दिए। क्यों दिए? क्योंकि देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो उसमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने बिना पूछे भारत को जो है कि युद्ध में सम्मिलित कर लिया था। और इस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। तो कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए कांग्रेस ने जो है कि अपनी मंत्रिमंडलों से बोला कि त्यागपत्र देने के लिए। और जब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो उसके बाद से मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के बाद 22 दिसंबर 1939 को जो है कि मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आयोजन किया, ठीक है, या फिर मुक्ति दिवस के रूप में ये मनाया। तो इसमें से हो जाएगा जब कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दिया, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफजल खां जिन्हें शिवाजी ने मारा था किस राज्य का अधिकारी था? गोलकुंडा, बीजापुर, खानदेश, अहमदनगर। अफजल खां जिन्होंने शिवाजी ने मारा था, जिन्हें, किस राज्य के अधिकारी था अफजल खां? तो ये था आपका बीजापुर का। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खां के नेतृत्व में जो है कि एक बड़ी सेना इकट्ठी की, ठीक है। बड़ी सेना जब इकट्ठी की तो उसमें जो है कि शिवाजी को जीवित या मरा हुआ लाकर पेश करने की आज्ञा दी गई कि शिवाजी को जीवित लाना है या मरा हुआ लाना है, लेकिन लाना है, ठीक है। किंतु ऐसा हुआ कि अफजल खां शिवाजी से आपसी मुलाकात के दौरान ही मारा गया था, ये अफजल खां जो था, ठीक है। तो ये बीजापुर की सेना जो है कि उस टाइम पे पराजित हो गई थी, ये बीजापुर के अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में वाक़िया-ए-नवीस क्या करता था? समाचारों की सूचना देता था, परगना का शासन करता था, आबकारी कर जमा करता था, बाजार को नियंत्रण रखता था। मुगल काल की बात की जा रही है, उसमें वाक़िया-ए-नवीस ये क्या करता था? तो ये जो है कि समाचारों की सूचना देता था। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल कालीन सरकारी कुलीन वर्ग को क्या कहा जाता था? जागीरदार, मनसबदार, तालुकदार, मिरासदार। देखिए मुगल कालीन सरकारी कुलीन वर्ग को क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था मनसबदार। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के द्वारा नियुक्त कानूनगो क्या करते थे? विवाद सुलझाते थे, सेना का नेतृत्व करते थे, राजस्व जमा करते थे और मस्जिद की रक्षा करते थे। देखिए अकबर के द्वारा जो नियुक्त किया गया था कानूनगो, वो क्या करते थे? देखिए आज की डेट में कानूनगो क्या करते हैं? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो बस आज की डेट में जो कानूनगो करते हैं सेम उस पर टिक लगा दीजिएगा कि राजस्व जमा करते थे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसा हुआ कि अकबर ने भू राजस्व का वार्षिक अनुमान पद्धति के तहत कानूनगो की नियुक्त किया था, ठीक है, जो कि परंपरागत रूप से क्या थे? ये जमींदार होते थे और उन्हें वास्तविक उत्पादन, खेती की स्थिति तथा स्थानीय कीमतों आदि की सूचना जो है उसको उपलब्ध कराते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के दक्षिण के सूबे कौन कौन थे? बीजापुर, खानदेश और बरार। बरार, बीजापुर और गोलकुंडा। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। अहमदनगर, बरार और खानदेश। देखिए अकबर के दक्षिण के सूबे कौन कौन थे? तो देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ें समझ लीजिए कि अकबर के शासनकाल के समय जो है कि 12 सूबे थे, ठीक है। जब दक्षिण विजय के बाद जो है कि 3 सूबे और बढ़ गए तो टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। तो ये तीन सूबे कौन थे? तो बरार था, खानदेश और अहमदनगर। ये हो जाएगा आपका ये फोर्थ, ठीक है, ये हो गए तो टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। देखिए सूबे जो है ना, प्रशासन की सुविधा के लिए अपने साम्राज्य को सूबे में विभाजित किया था। जैसे उस टाइम पे था आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, अवध, इस टाइप में, ठीक है। सूबे का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि कई भागों में मतलब अपने राज्य को ये मतलब कई भागों में बांटा हुआ था, ठीक है, उसको ये सूबे बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किनके संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, मराठे। वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किनके संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी? तो ये थी फ्रांसीसी के लिए। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए 1760 ईस्वी में वांडीवास नामक स्थान पर, मतलब कहाँ पे है वांडीवास नामक स्थान? तो ये तमिलनाडु राज्य के पांडिचेरी में है, ठीक है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो है कि हुआ था ये,
और अंग्रेज सेनापति जो है कि सर आयरकूट ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अफगान युद्ध के बारे में गलत कथन बताइए। युद्ध के बाद काबुल में एक अंग्रेजी रेजिडेंसी की स्थापना हुई। किसी रूसी सेना ने अफगानों की मदद नहीं की। काबुल में अंग्रेजी राजदूत की हत्या की गई और युद्ध के पहले रणजीत सिंह, शाह सूजा तथा अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई थी। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है वो बताना है। देखिए तो युद्ध के बाद जो है कि काबुल में एक अंग्रेजी रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी, ये सही है आपका। किसी रूसी सेना ने बिल्कुल अफगानों की मदद नहीं की, ये भी सही है। काबुल में अंग्रेजी राजदूत की हत्या भी की गई, ये भी सही है। लेकिन युद्ध के पहले रणजीत सिंह, शाह सूजा और अंग्रेजों के बीच जो है कि एक संधि हुई थी, ये नहीं हुई थी। ठीक है, देखिए ऐसा हुआ कि 1839 से जो है कि 1842 के बीच जो है कि अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तान के सैनिकों के बीच ये लड़ा गया था, अंग्रेज़ों और अफ़गानिस्तान के सैनिकों के बीच। तो ये हो जाएगा आपका गलत कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1891 ईस्वी के एज ऑफ कंसेंट अधिनियम ने विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाया, विवाह की उम्र को बढ़ाया, धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाया और पिछड़ी जातियों की रक्षा की। जो 1891 ईस्वी का एज ऑफ कंसेंट अधिनियम था वो क्या किया, तो इन्होंने किया कि विवाह की उम्र को बढ़ाया। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए BM मालाबारी ये जो है कि आपके पारसी समाज सुधारक थे, इनके प्रयत्नों से जो है कि 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट अधिनियम जो है कि पास हुआ और इसमें 12 वर्ष की कम उम्र की लड़कियों के विवाह पर रोक लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1400 ईस्वी का एशिया माइनर का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख है किस स्थान पर पाया गया। इस्तांबुल, बुगचकोई, अंकोरा, हित्ती। 1400 ईस्वी पूर्व एक एशिया माइनर का एक अभिलेख जिसने वैदिक देवताओं का उल्लेख है किस स्थान पे पाया गया। तो देखिए ये पाया गया आपका बुगचकोई में, ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए मध्य एशिया के बुगचकोई नामक स्थान पे ये 1400 ईसा पूर्व जो है कि एक संधि पत्र अभिलेख मिला है जिसमें वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, नतस्य इनका उल्लेख जो है कि इसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था। कनिष्क, मेनांडर, अशोक, कुमारगुप्त। सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था, तो ये अशोक ने किया था। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 15 जुलाई 1947। तो भारत का संविधान जो है किस तिथि को अपनाया गया, तो ये अपनाया गया आपका 26 नवंबर 1949 को। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये बोल सकते हैं अपनाया गया, अंगीकार किया गया या बन करके तैयार हुआ, ठीक है, या अधिनियमित हुआ या फिर आत्मार्पित हुआ, ठीक है, आत्मार्पित हुआ। ये तीनों चारों चीज़ें बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि कब अपनाया गया, अंगीकार कब हुआ और कब बन करके तैयार हुआ और अधिनियमित कब किया गया और आत्मार्पित कब हुआ, ये ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 दिसंबर 1949। देखिए बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, बट अगर लागू करने की बात की जाए तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए बन करके तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू क्यों किया गया 26 जनवरी 1950 को। देखिए ऐसा हुआ कि अनुच्छेद ये 26 नवंबर 1949 को जब बन करके तैयार हुआ तो कुछ अनुच्छेदों की बहुत ज़रूरत थी, उस टाइम पे लागू कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन जो संविधान है पूर्ण रूप से अगर लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया। क्यों किया गया, क्योंकि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था और इसीलिए इस डेट को फिक्स किया गया था कि इसी दिन जो है कि मतलब चुना गया था कि संविधान को इसी दिन जो है कि लागू किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान को अपनाया गया था गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? तो ये अपनाया गया था आपका संविधान सभा द्वारा। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए संविधान सभा का जो 11वां अधिवेशन था ना, उसी में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को जो है कि संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। देखिए इसमें कितने लोगों का हस्ताक्षर हुआ लास्ट टाइम पे, कितने लोग थे वहाँ पे प्रेजेंट जिन्होंने इस पे हस्ताक्षर किया, वो चीज़ें आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, चेन्नई से, पंजाब से। तो भीमराव अंबेडकर जी का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था? तो ये हुआ था इनका बम्बई प्रेसिडेंसी से। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए 1946 में जब संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में जो है कि ऐसा चुनाव हुआ, मतलब किया गया, तो उस टाइम पे इन्हें बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित किया गया था अब भीमराव अंबेडकर जी को, ठीक है। तो वहाँ से आए थे। बाद में क्या हुआ कि जो वो क्षेत्र था बंगाल वाला क्षेत्र, वो कहाँ चला गया? वो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। जब पाकिस्तान में चला गया तो इसलिए उन्हें वो वहाँ पे छोड़ना पड़ा। उसके बाद से जो है कि ये बम्बई प्रेसिडेंसी से जो पुणे है, ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव कराया गया और उसमें जो है कि उपचुनाव में इन्हें निर्वाचित हुई है, ठीक है। देखिए ये भारतीय संविधान सभा में तभी मतलब ये पुणे से ये सम्मिलित हुए थे, बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे विधानसभा से, ठीक है। पूना सीट किसका था? क्योंकि आम चुनाव हुआ था ना, तो पूना सीट था M.R. जयकर का। ये कांग्रेस के सदस्य थे, इनको त्यागपत्र दिलवाया गया और उनके जगह पे उपचुनाव करवा करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? देखिए समवर्ती सूची है क्या? देखिए भारत के संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 लिस्ट हैं। कौन कौन से? एक है आपका राज्य सूची, एक है आपका संघ सूची, एक है समवर्ती सूची, ठीक है। 3 सूचियां हैं। इसमें जो है कि देखिए जो राज्य सूची में जो भी विषय है उस पर राज्य नियम कानून बनाएगा, जो संघ सूची में जो विषय है उस पर संघ नियम बनाएगा, और जो समवर्ती सूची में जो विषय है उस पर जो है कि दोनों नियम बना सकते हैं। राज्य भी बना सकता है और संघ भी बना सकता है, लेकिन किसका नियम ज़्यादा प्रभावकारी होगा? तो वो होगा आपका संघ का, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि जो ये समवर्ती सूची है ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, और आपका संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, ठीक है। देखिए समवर्ती सूची में ये है आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि। ये सब सारे कहाँ पे हैं? तो ये हैं आपके राज्य सूची में। तो ये आप लोग बताइएगा जरूर मुझे, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है और ये तीनों सूची जो हैं उसमें कितने कितने विषय हैं। देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था ये आप लोगों से कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा था कि 1765 से 1772 ईस्वी के मध्य बंगाल का शासन एक डाकू राज्य था। किसने कहा था ये? G.W. फॉरेस्ट, लॉर्ड मैकाले, K.M. पणिकर, नंदलाल चटर्जी। तो इन्होंने, पणिकर जी ने कहा था, ये K.M. पणिकर ने, कि जो 1765 से 1772 के मध्य बंगाल का शासक था वो एक डाकू राज्य था। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। तो जनगण मनगढ़ जो है इसको राष्ट्रगान के रूप में भारत में कब अपनाया गया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री, और फेसबुक एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके, और टेलीग्राम का भी चैनल अभी स्टार्ट हो गया है। देखिए टेलीग्राम पे आप लोगों को जो भी करंट अफेयर्स की PDF है वो टोटली करंट अफेयर्स की PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पोस्ट की जा रही है। आप लोगों के पास अगर टेलीग्राम होगा तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको PDF मिलेगी, वीडियोज़ भी यहाँ पे मिल जाएगा, और
आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग ये ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।